हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग। आप सबको स्वागत है। और उसके साथ सीटेट एग्ज़ाम आने वाली है, तो सीटेट के प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको हम अभी चेक करें। तो इसके साथ आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ओटेट एंड ओस्टेट। सो ଓଡ଼ିଆ में भी बोल देते हैं। जो ପିଲାମାନେ ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଓଟେଟ୍ ପାଇଁ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖିଦେବେ। मैं ओनली सीडीपी पोर्शन को पढ़ूँगी। ओनली मैं सीडीपी पार्ट को पढ़ा रही हूँ, पेडागोजी पोर्शंस को। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने पीडीएफ्स भी दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर्स का बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, उसको आप कर सकते हो अटेंड। तो उसको चेक कर लो। चेकआउट करने के बाद आगे चलना। तो हम जितना क्विक हो सके उतना जल्दी हम ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा मेन बुक सेट है। बुकलेट जो कोड है वो है ए। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इस टाइप का ही आपका आएगा, जहाँ पे मेंशन भी है इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गिवन होता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि साइड 1 एंड साइड 2 केयरफुली जो भी आपको मेंशन करना है उसे अच्छे से लिखना है। टेस्ट इज़ अबाउट कितने टाइम पीरियड का है, 2.5 घंटे का है, 2 आवर्स एंड 2 एंड प्लस हाफ एन आवर का एग्जाम होता है ड्यूरेशन। 150 क्वेश्चन है एंड नो नेगेटिव मार्क। अच्छे से समझ लो, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। ओनली आप यूज़ क्या कर सकते हो रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, और इसका बुकलेट का कोड है ए। हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें क्या क्या पोर्शन है वो भी देखना है। आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले ये चेक करो कि कितने टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है। हमें ना इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्या लिखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों पे दिया है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। दिस टेस्ट बुकलेट हैज़ 5 पार्ट्स। इसमें 5 पार्ट रहते हैं और 5 पार्ट में ये मेंशन है। पार्ट 1 आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, जो कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 30 तक। फिर मैथमेटिक का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये पेपर 1 है। मैथमेटिक का क्वेश्चन रहेगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। सब 30-30 में डिवाइडेड है क्वेश्चंस। अब चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे जो भी आपने मेंशन किया है, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो भी है, ये पेपर 1 है। पेपर 1 to 5 क्लास के लिए होता है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। बस हम इस देख रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी जो पोर्शंस है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये पार्ट सबके लिए सेम रहता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर इसे भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको पेपर 2 में भी हेल्प हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों को। तो आगे चलते हैं। लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज मेंशन है। यहाँ पे आपको अपना फिलअप करना है। क्वेश्चन पेपर है, आपके पास से रहेगा, बुकलेट है तो आपके पास से रहेगा, फिर भी आप फिलअप कर दें। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, तो आप देखते चलो। तो यहाँ पे गिवन है पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को सपोर्ट करता है। कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को क्या कहते हैं वो देखो। पहला तो चीज़ ये है कि हमें वेट पहला तो चीज़ ये है कि हमें ये जानना है कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस जो निरंतर चले, कम्प्रीहेंसिव जो व्यापक रूप में हो, डिटेल्ड हो, इसको बोला जाता है। तो देखो एक चीज़, पोर्टफोलियो दोनों में गिवन है। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जो फिक्स्ड होता है, निर्दिष्ट होता है। स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट ये भी फिक्स्ड होता है। जब भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है ना, तो वो कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसमें इशू आते हैं। तो याद रखो, प्रोग्रेसिव अगर कहीं पे लिखा है, प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस, या जहाँ पे आप डिटेल चीज़ों को जान सकते हो, उसमें ही कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन हो सकता है पूरा। तो बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो ये बाद में देखा जाता है और कंपेयर किया जाता है, बट हर एक बच्चे का अगर ग्रोथ जानना है तो आपको ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे आपके पास, जैसे कि एसेसन एंड रीजन है। टीचर शुड कंस्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। टीचर को, शिक्षकों को अपने बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने ऊपर स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। मतलब अपना नेचर को भी जानना चाहिए। रीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला गया है, जो समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है, कार्यक्रम होती है, जो भी ये स्थिरता से बाधित होता है। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये आया है कि ये दोनों चीज़ें सही है या गलत, आपको ये करनी है। दोनों पॉइंट सही हो सकती हैं। रीज़न जो दिया गया है वो रीज़न इसका गलत हो सकता है, सही हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो आप। ठीक है, नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग दोनों लाइन सही है, बट
आर जो है, रीज़न जो है इसका सही नहीं है इस एसेशन के अकॉर्डिंग। इसका जो रीज़न दिया गया है इस अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है? ये इसका प्रॉपर रीज़न नहीं है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरे लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरे लिए यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, दैट इज़ दोनों ही सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है? आगे चलते हैं अब, क्या गिवन है देख लेते हैं। While talking about her poor marks in mathematics, जब हम उसके पुअर मार्क्स मतलब जो उसके मार्क्स हैं बहुत कम आए हैं मैथमेटिक्स में, और उसके बारे में हम बात करें, अभी ने क्या बोला, आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर। उसको नंबर में प्रॉब्लम है, नंबर वो नहीं समझ पाता, मुझे अंकों की समझ नहीं है, ये मेंशन किया गया। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं लक, और टास्क डिफिकल्टी कार्य कठिनाई, लैक ऑफ एफर्ट और लैक ऑफ एबिलिटी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये योग्यता का ही प्रॉब्लम है। आपका ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट रहेगा। लैक ऑफ एबिलिटी, योग्यता का अभाव, इसे ही मेंशन करना चाहिए। बिकॉज जब हम बच्चों के पुअर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और बच्चा खुद ही बोल पा रहा है कि वो किस चीज़ में कमी है और किस में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या किस में कठिनाई फेस कर रहा है, तो उसको हम लैक ऑफ एबिलिटी ही मानेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वाइगोट्स्की से कॉन्सेप्ट है। सो क्या कंसेप्ट है देखो, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्कीज थ्योरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चों के अगर अनुभवों को, जो भी बेहतर सीखने का अनुभव है उसको आगे बढ़ाने के लिए लेव वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है उनमें से कौन से पॉइंट को बोला गया है, मतलब एक्सपीरियंस बोला गया ना, अनुभव। सो प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क्स दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो, वो जो चीज़ जानते हैं उस लेवल का काम मत दो बच्चों को, काम दो कंप्लीटली जो अनरिलेटेड हो, जुड़े ना हो उनके करंट अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके समझ से ऊपर हो और उनको सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत हो। प्रोवाइडिंग टू प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एंड लीविंग देम टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन। सो बच्चों को छोड़ दो, उनको कोई सपोर्ट मत करो एंड स्ट्रगल करते रहे बच्चा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली। देखो, बच्चों को ऐसा काम दो जो कि वो खुद मैनेज कर सके और कंप्लीटली खुद से ही कर सके। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? कौन सा सही है? अगर बच्चों को एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि बच्चों को लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस लेना है जिससे उनका एक्सपीरियंस आगे बढ़ेगा, तो जो काम उनको पता नहीं है, जिसको उनको समझ नहीं है, उससे ऊपर ऊपर उनको जाना है, तो उसमें सपोर्ट एंड गाइडेंस की ज़रूरी होती है। क्योंकि आप सोचेंगे दूसरे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि बच्चों को जो काम आता हो उससे दे देते, वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। बट लेव वाइगोट्स्की के कंसेप्ट में है बच्चों को जो काम नहीं आता, अगर उसमें वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सपोर्ट की नीड होती है। तो उस अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which of the following statement best describes the role of the teacher in progressive education? Which of the following statement best describe the role of teacher in progressive education बोला गया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का वीडियो भी आपके मतलब चैनल में है, इसी चैनल में है, तो थोड़ा सा आप चेक कर ले। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को वन टाइम रीड कर दे। एक क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आ रहा है सीटेट में। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर। देखो, टीचर शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो प्राथमिक ज्ञान का शिक्षा स्रोत हो, जहाँ से शिक्षा हमें मिल सके, स्रोत हो। और टीचर फैसिलिटेटर के रूप में रहना चाहिए, जो सुविधा आपको देते रहे हमेशा। द टीचर इम्प्लीमेंट्स द प्रिस्क्राइब करिकुलम एज इट इज़, जैसा करिकुलम में गिवन है वैसे ही आपको प्रेजेंट कर देना। या टीचर लिव्स द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, बच्चों को छोड़ दो कि वो खुद से ही काम करें इंडिपेंडेंटली। तो इनमें से कौन सा चीज़ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है? प्रोग्रेसिव बोला गया है, याद रखो, प्रोग्रेसिव हो या फिर पेडागोजी, एक ही पॉइंट आता है, दैट इज टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर। टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो सुविधावादी मतलब सुविधामूलक चीज़ें आपको दे, सुविधा प्रदानकारी हो, जैसे बहुत सारे सदुपयोग कर सको आप अपना सिचुएशन का, अपने मतलब काम के लिए। अभी नंबर 6 में आते हैं। हर्वर्ड गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या बोलता है?
हवर्ड गार्डनर्स का बोला गया है, इसमें 8 स्टेजेस हैं, 8 पार्ट्स हैं इंटेलिजेंस का। सो वो क्या बोलता है, एवरीवन प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड इन द सेम वे। सारे लोगों को एक ही प्रक्रिया में जाना है और पूरे वर्ल्ड को सेम वे से समझना है। नंबर 2, ह्यूमन बींग्स डिफर इन देयर एबिलिटीज। डिफरेंट डोमेन के साथ ह्यूमन बींग्स भी अलग अलग होते हैं। इंटेलिजेंस हैज़ ओनली वन डायमेंशन। इंटेलिजेंस का केवल एक ही आयाम और एक ही डायमेंशन होता है। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। ये सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग से जुड़ा हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस डिफरेंट एबिलिटीज में, मतलब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एबिलिटीज होता है डिफरेंट डोमेन के साथ, याद रखना। ह्यूमन बींग्स डिफर करते हैं, हवर्ड गार्डनर्स भी यही मेंशन कर रहे थे। ह्यूमन बींग्स डिफर करते हैं और डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एबिलिटीज में डिफरेंट डोमेन के साथ। ठीक है, नंबर 7 में आ जाते हैं। हाँ, which of the following sequence of representation of concept is accordance with children gradual development of cognitive abilities। gradual development बोला गया है cognitive ability के हिसाब से। इनमें से जो सीक्वेंस मतलब दिए गए हैं कौन सा सही है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जिससे एक बच्चे का मतलब आप बोल सकते हो क्षमताओं का, जो संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है एक के बाद एक। एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड, सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड, इमेज बेस्ड, एक्शन बेस्ड। अगर जानते हो तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। ठीक है, मुझे जितना लगता है कि बच्चा पहले ना मतलब चीज़ों को समझने के लिए क्या करेगा, बोला गया सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सबको याद आता कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में सेंसरी मोटर में सिम्बोलाइज्ड होगा, ये समझ रहे हो ना। बट मैं बोल दूँ यहाँ पे उल्टा सीक्वेंस में दिया गया है, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस मैच करवा लो तो उसमें आपको कंफ्यूजिंग होगा। तो यहाँ पे बच्चा पहले एक्शन बेस्ड सीखेगा, इमेज बेस्ड सीखेगा, देन सिंबल को समझेगा। वो आइकॉनिक स्टेज भी यहाँ पे गिवन हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड एंड सिंबल बेस्ड, ये सीक्वेंस है। याद करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिटेल पढ़ने का नतीजा यही है, इंपॉर्टेंट है बहुत चीज़। नंबर 8 आते हैं, एसेसन एंड रीजन है फिर से। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। टीचर शुड प्रोवाइड, टीचर को क्या प्रोवाइड करने चाहिए? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने चाहिए बच्चों को इन द क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। देखो इफेक्टिव लर्निंग से भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लासरूम में इफेक्टिव लर्निंग हो उसके ऊपर मतलब टीचर को इमोशनल सपोर्ट देने चाहिए। नेक्स्ट बोला गया, रीजन दिया गया, इमोशन एंड कॉग्निशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। कॉम्प्लेक्स वेज में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो क्या ये सही है, गलत है, कैसा है? हाँ, सच है, सही है, दोनों ही सही है और आर भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्योंकि टीचर अगर इमोशनल सपोर्ट देंगे तो उनका लर्निंग पॉसिबल होगा, जिससे इफेक्टिव लर्निंग होगा। इफेक्टिव लर्निंग के लिए कॉग्निशन चाहिए, तो इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों ही लिंक्ड हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों ही लिंक्ड हैं। सो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? यस, चलो आगे चलते हैं। नंबर 9 में आ जाए, which of the following statement about डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो देखो, जैसे which of the following statement about development is correct बोला गया, तो डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये टू टुम चलता है, यू नो दैट, तो ये गलत। डेवलपमेंट ऑकर्स इन ए स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, ये स्पाइरल मैनर पे चलता है, लीनियर नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नो, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं, तो कट कर दो, ये भी कट हो गया। फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्या हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट जिसको आप डोमेन कहते हो वो सारे इंडिपेंडेंट थे। ऐसे एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ था और उसमें मेंशन था कि ये सब जुड़े हुए हैं, मतलब पी सी एस ई देन एम एल और सबको मिला के क्या बना, बी। तो ये सब तो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है। तो आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 2 सही हो गया। ठीक है, बाकी सब रॉन्ग हो गया। चलो क्वेश्चन देखना ऐसे ही रहेगा, जल्दी से मत पकड़ना, अच्छे से पढ़ के करो। अकॉर्डिंग टू लिव बाय गुड्स की चिल्ड्रंस रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर। बच्चे अपने बिहेवियर को खुद से करेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। इसे क्या बोला जाता है? प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, यूज ऑफ इनर स्पीच और यूज ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सो याद करो,
एडाप्टेशन, इक्विलिब्रेशन। सो याद करो इसका भी पॉइंट क्या था कि एडाप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, ये जो यूज ऑफ सेल रीइंफोर्समेंट है, ये तीनों चीज आपके लेवाइगोट्स्की के कंसेप्ट में नहीं मेंशन है, ये पियाजे के कंसेप्ट में मेंशन था। तो आप फटाक से पकड़ सकते हो यूज ऑफ इनर स्पीच। इनका जो पॉइंट था यूज ऑफ इनर स्पीच, मैंने आपको बोला था लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी, ये तीन चीज इनके कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको याद नहीं है सो एग्जाम से पहले एक बार थ्योरी चेक कर ले। सारे थ्योरी, सारे वीडियोस ऑलरेडी गिवन है, सर्च करो, बाय नंदिन प्रियदर्शन दास लिखना या नंदिन लिखना, मिल जाएगा आपको, चैनल में ही सब कुछ है। चलो नंबर 11 में आते हैं। तो नंबर 11 में एक क्वेश्चन आया, which pedagogical approach would be adopted by teacher who firmly believe in constructivism to teach concepts of floating and sinking to class 5 children? क्लास 5 के बच्चों को कौन से मेथड से मतलब टीचर एक पढ़ाएंगे, एडप्ट किया जाएगा पेडागोजिकल अप्रोच को, जैसे उनके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब निर्माणकारी कोई चीज़ों के ऊपर जो निर्माण होता है, जो आइडियाज़ निर्माण होते हैं वो बने। और कंसेप्ट क्या है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, जैसे डूबना और तैरना, इसके ऊपर। तो लेक्चर मेथड, शोइंग वीडियोज़ के द्वारा पढ़ाओगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे या गाइडेड डिस्कवरी दिखाएंगे। क्या दिखाएं हम जो बच्चों को सही लगे और बच्चे सीख सके। आपके माइंड में चलता होगा ना कि 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3, बट मैं बोल दूं 2 and 3 बिल्कुल नहीं है, ये 2 and 3 बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग हो जाओगे। देखो, गाइडेड डिस्कवरी दैट इज अ निर्देशित खोज, बच्चा खुद से ढूंढे क्या करना है। क्लास 5 का बच्चा है, क्लास 5 का बच्चा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 5 का बच्चा है, सो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्लास 5 का बच्चा है एंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्लास 5 के बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाइडेड डिस्कवरी। वीडियो दिखाने से भी बच्चा नहीं समझ पाएगा, बच्चा यहाँ पे खुद से छानबीन करेगा, खोज करेगा, उसको आप बता दोगे, गाइड करेगा, तो वो समझ पाएगा कि कौन से चीज़ें डूबती हैं, कौन से चीज़ें तैरती हैं, कौन सी चीज़ें डूबती हैं और कौन सी चीज़ें मतलब तैरती हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें तैरती हैं। तो निर्देशित खोज और गाइडेड डिस्कवरी, ये अप्रोच को या ये पेडागोजिकल अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं 12th नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। देखो, आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चला, दो तीन चीज़ें मैंने बताई। एक था प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आया क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देन इफेक्टिव क्लासरूम के बारे में आया, इफेक्टिव क्लासरूम। ठीक है, थर्ड आया मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, इतने चीज़ें आए, सो इन पे भी ध्यान देना है, मीनिंगफुल लर्निंग किसे कहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक, रिमेंबर करने का टेक्निक नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग करने के लिए। रोट रिहर्सल, रट्टा मार, निमोनिक्स, नेम से याद रखना, और इसको बोल सकते हो स्मृति सहायक विधियाँ, क्योंकि नाम से जैसे हम लोग पकड़ लेते क्विकली और याद रखते। कॉन्सेप्ट मेकिंग, खुद से कंसेप्ट बना के पढ़ना, उसका पूरा डिटेल छान लेना, और इलेबरेटिव रिहर्सल, विस्तृत रूप से उसको दोहराना। तो कौन सा सही रहेगा, मुझे जितना लगता है कि इफेक्टिव मेमोरी जब बोला गया है, सो मैंने एक चीज़ बार बार कल के क्लास में भी बोला था, जो एनपीई का क्लास हुआ, रोट नहीं चाहिए, रोट नहीं चाहिए, तो नॉट इफेक्टिव बोला गया तो रोट नहीं चाहिए, तो वो आपका आंसर बन गया, रटना दोहराना नहीं चाहिए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बोले जा रहे हैं। इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउ फॉर मल्टीपल आंसर्स। इट इज बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तथ्यों के ऊपर निर्धारित है। या ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे आपको ऐसे दीर्घ उत्तरमूलक जो प्रश्न बनाए जाते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स होंगे एंड वो भी मल्टीपल आंसर्स को अलाउ करेगा। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। एंड इट प्रोमोट्स, क्या करे, प्रोमोट्स हाई लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन के लिए नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं है।
ठीक है, मतलब अभी आपने पढ़ा ऊपर के अकॉर्डिंग स्मृति कैसे बढ़ाई जाती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितना आपको सही लग रहा है, जैसे कि इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखो, अगर फैक्ट के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए सिर्फ छोटा मोटा प्राइमरी नॉलेज और छोटे मोटे जानकारी, प्राइमरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही जानकारी होगा, इसका जरूरत है जितना, उसके साथ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो ओपन एंडेड होना चाहिए था आंसर्स को, बट ये छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो गया, इसीलिए ये इसका कैरेक्टर नहीं है। बाकी अगर देखा जाए ना, सारे ऑप्शन करेक्ट लगेंगे आपको, ये थोड़ा सा कमज़ोर है इसलिए इसे हमने टिक कर दिया। चलो 14th में आते हैं। 14 में क्या क्वेश्चन है, एसेसन एंड रीजन है, फिर से ये थर्ड वाला एसेसन रीजन आ गया। क्लासरूम पेडागोजी शुड बी एक्चुअली रेस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। बच्चे कहाँ से आए हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड से आए हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, क्लासरूम पेडागोजी, जो क्लासरूम में हमने यूज़ किया है पेडागोजी उसको। रीजन क्या है, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। इक्विटी, समानता, मतलब समता हम कैसे रख सकते हैं, केवल जो पाठ्य चर्चा है एवं आकलन के द्वारा ही रख सकते हैं। ये दोनों अपने अपने हिसाब से ना सही है, सही है, बट अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपने हिसाब से सही है, बट यहाँ पे सही नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सो अगर समता लाना है तो जेंडर में भी लाना पड़ेगा ना, बस करिकुलम में नहीं ला सकते। तो आधा आंसर यहाँ पे रीज़न गलत है, तो हमारे कौन से ऑप्शन में जाएगा, ये ऑप्शन में जाएगा, ये सही है पूरा, बट आर पूरा गलत है। अगर आर को आधा भी सही कर दोगे फिर भी इसका आंसर ये नहीं बन पाएगा। सो ए सही, आर गलत, एसेसन सही, रीजन गलत। अभी देखो नेक्स्ट, जागृति हैज लर्नड, 15 नंबर क्वेश्चन, जागृति हैज लर्नड दैट हर डॉग रस्टी इज ए गोल्डन रिट्राइवर। उसका डॉग का नाम है रस्टी एंड वो गोल्डन रिट्राइवर है। व्हेन सी सीज अनदर डॉग, जब वो और कोई डॉग को देखती है जो कि रस्टी जैसा ही दिखता है, लुक सिमिलर टू रस्टी बट इज ए डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड का है, सी कॉल्स इट ए डॉग टू, उसको भी वो कुत्ता बोल रही है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हिच कंसेप्ट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे चलेगा, ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एसिमिलेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मत जाओ, बिकॉज ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्कुल नहीं है, ना ही ईगोसेंट्रिज्म है, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब अपना चीज़ों को बस देखना, वो भी नहीं है। कंजर्वेशन, वो भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ है एसिमिलेशन, क्योंकि उसने देखा कलर, इसका कलर भी गोल्डन है तो गोल्डन रिट्राइवर है, और रस्टी जैसा दिख रहा है, ये भी रस्टी जैसा दिख रहा है, तो दोनों ही कुत्ते हैं इसलिए बोल दिया। एसिमिलेट जो आइडियाज़ हुआ था उसके अकॉर्डिंग, एकोमोडेशन नहीं हुआ, एसिमिलेशन हुआ बस, ठीक है, समायोजन हुआ, सेम सेम लगा इसलिए हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, देखो, हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल डैश। हेरिडिटी क्या डिसाइड कर सकता है इंडिविजुअल का, सिर्फ सेक्स, जेंडर, एकेडमिक सक्सेस, लर्निंग स्टाइल। देखो ऑप्शन में बहुत वैरायटी का है, एक में एक है, दो में एक है, तीन में एक, तीन, चार है, चार में दो, तीन, चार है। मतलब इसका चीज़ ये हो गया कि इम्पॉर्टेंट क्या है वो समझो। देखो लर्निंग स्टाइल हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं एकेडमिक सक्सेस, कभी किसी टाइम आप बीमार पड़ गए तो एकेडमिक सक्सेस नहीं मिलेगा। हेरिडिटी डिसाइड मतलब और क्या कहता है, टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स डेथ। हेरिडिटी जेंडर से ज़्यादा सेक्स का डिसाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला भी है पहले भी कि देखो मदर, मदर एंड फादर दोनों मिक्स होने के बाद, मतलब आपका ये हो गया ओवम, ये हो गया स्पर्म, ठीक है, सोच लो, ये ओवम के वो लिख दिया, स्पर्म का एस लिख दिया, दोनों जब मिक्स होंगे तो बनेगा बेबी, जाइगोट बोलते हैं बेबी, ठीक है। अब जब दोनों मिक्स हो रहे तो क्या बनाया, बेबी बनाया ना, तो इनके पास है एक्स एक्स, इनके पास है एक्स एंड वाई, सो एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग आपका क्या बन रहा है, आइदर इससे एक्स एक्स एक डॉटर आ सकती है या एक्स वाई एक सन आ सकता है। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है, सेक्स डिसाइड कर रहा है, समझ गए, ये बस सेक्स डिसाइड कर रहा है, तो जेंडर टोटली इस पे नहीं आएगा,
हेरिडिटी टोटल डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल सेक्स, ठीक है, सेक्स ये पॉइंट आया। नेक्स्ट और एक एसेसन रीजन में आगे हम, चलो एसेसन क्या है? टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम एंड एनकरेजिंग चिल्ड्रन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चंस रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन। देखो टीचर फोकस करिए, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए ध्यान देना चाहिए एंड बच्चों को एनकरेज करिए कि वो भी क्वेश्चन पूछे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ना दे। रीजन क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड एंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब होता है कि बच्चों को मतलब सहायता करो, उनको जैसे महत्व दो कि वो भी अपना प्रतिभा जो भी है उसको दिखा सके, अपना पार्टिसिपेशन पूरा रख सके। तो क्या ये दोनों सही लग रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? हाँ सही है, पूरा सही है, एकदम सही है। और एक दूसरे को ऐसे कंपेयर करके फिर लिखोगे, ठीक है। चलो आगे 18 में आ गए। 18 में है रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। मतलब दोहराना और बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज, लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरेब्रल पल्सी। ठीक है, सारे डिसऑर्डर के ऊपर भी ये क्वेश्चन रहेंगे, आपको बता दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। एक लिस्ट पूरा, उसको भी समझ के चले जाना। सो अब पॉइंट आता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। अरे ऑटिज्म ही है जहाँ पे आप बार बार बिहेव एक ही जैसा करते हो, ठीक है, ऑटिज्म है। अगर चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो वो सेरेब्रल पल्सी हो जाता। अगर आप पढ़ाई के टाइम पे आपका मन अलग कहीं पे रह रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा, तो वो अटेंशन डेफिसिट है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, पढ़ने में असुविधा है, बट बोल रहा है कि रिपीटेटिव बार बार सेम सेम काम को दोहरा रहे हो, तो ये आपका ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा, ठीक है, क्रम विकार है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लर्नर फील्स एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्नर्स एक काम में एंगेज हो रहे, फील कर रहे कि वो एंगेज है और एक्टिवली उस काम को कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। तो एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। क्या ये एक्टिविटीज उनके कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं, संदर्भ से जुड़े हुए हैं। फोकस ऑन लर्निंग इज रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन। लर्निंग के ऊपर फोकस करने का मतलब है किसी चीज़ को दोहराना और मेमोराइज करना। सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड। यहाँ पे हमने सामाजिक और तथा भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसको उपेक्षा कर दिया है या इग्नोर कर दिया है। और देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड नेग्लेक्टेड। उनके जो पूर्व ज्ञान है उसको हमने अलग कर दिया या इग्नोर कर दिया है। सो लर्नर्स फील एंगेज लिखा गया है, ये तो पॉजिटिव थिंग है। ये लास्ट वाला तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर इग्नोर, क्या हमने एंगेज किया ना, तो ये भी तो नहीं है। फोकस ऑफ लर्निंग इज रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन और एक्टिविटी आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। कौन सा होगा? फोकस ऑफ लर्निंग यहाँ पे हम रिपीटेशन के लिए नहीं रखे हैं कि बच्चा काम में इन्वॉल्व हो रहा है और वो काम सीख रहा है, तो ये पहला वाला चीज़ है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। नंबर 20 में आ जाते हैं। चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज है, पढ़ने में सीखने में डिफिकल्टीज है, हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग। वो डिफिकल्टी किसमें फेस करते हैं? रीडिंग में, पढ़ते हुए वो कमज़ोर फेस करते हैं, देखने में एक्चुअली। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल और नियंत्रण नहीं कर सकते। हैव कन्फ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फाबेट्स दैट लुक एलाइक। उनको कन्फ्यूजन लगता है जब लेटर्स और अल्फाबेट सेम सेम रहते हैं उस टाइम पे। एंड हैव वेरी लो IQ एज डायग्नोज थ्रू स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका IQ देखा गया है बहुत ही कम है। तो अभी कौन सा आंसर लग रहा है कि सबसे सही होगा? ठीक है, मैंने पहले ही टिक कर दिया और हो गया। हैव कन्फ्यूजन विथ लेटर एंड अल्फ़ाबेट, तो उनको सेम सेम चीज़ों को देखने, मतलब सेम अक्षर है, दिखाई एक पड़ रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। देखो फिर नेक्स्ट आते, क्या आया? फेरल चिल्ड्रन दोज हु एक्सपीरियंस सीवियर सोशल डिप्राइवेशन, मतलब समाज से उनको अलग कर दिया जाता है सिंस वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र से। यूजुअली हैव डिलेड एंड हिंडर डेवलपमेंट। जिन लोगों को समाज से हम दूर कर देते हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में वीकनेसेस आ जाते हैं और रुकावट बन जाती है। डिस्पाइट रिहैबिलिटेशन द इम्प्रूवमेंट इन
सर्टेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी सबऑर्डिनेट। सो रिहैबिलिटेशन में जैसे दिया जाता है तो कुछ कुछ डोमेन्स में इंप्रूवमेंट होता है। दिस पीरियड वेयर द डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल सपोर्ट इज कॉल्ड। ये जो पीरियड है जहाँ पे डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है एनवायरमेंट के सपोर्ट से, इसे कौन सा पीरियड कहते हैं? डिडक्टिव पीरियड, नेटिव पीरियड, इंट्यूटिव पीरियड, सेंसिटिव पीरियड। एक साथ पता ही चल रहा है, नॉलेज लेना होता तो इंट्यूटिव पीरियड होता, और ये बाकी नहीं होता है कुछ, तो आपको याद रखना है 4th नंबर सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बच्चे। 22 नंबर पे आ जाते हैं, प्री कॉन्सीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड। प्री कंसिप्ट, विभिन्न जेंडर के बिहेवियर के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? पहले से ही कुछ चीज़ों के बारे में आप जानते हो, जेंडर व्यवहार के बारे में पहले से ही ज्ञान आपको मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर टाइपिंग। डायरेक्ट पता चल रहा है, पूर्व से अगर मिल रहा है मतलब समाज से जान पा रहे हो तो जेंडर स्टेरियोटाइप है। ये मत करो, वो मत करो, तुम बॉयज हो, तुम गर्ल्स हो, ऐसा बोलना। एक इंक्लूसिव क्लासरूम से भी क्वेश्चन रहेगा, जेंडर से क्वेश्चन आया तो इंक्लूसिव से भी रहेगा। इन इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है? स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क ऑन देयर करिकुलम। स्पेशल चिल्ड्रन अपने पाठ्य चर्चा के ऊपर काम करते हैं। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन द क्लासरूम एक्टिविटीज। सारे बच्चों को अधिकार मिला है और इंक्लूडेड है क्लासरूम एक्टिविटीज में। स्पेशल चिल्ड्रन आर लुक्ड अपॉन एज नीडी एंड डिपेंडेंट, वो नीडी हैं और डिपेंडेंट है। ऑल चिल्ड्रन फॉलो सेम करिकुलम एंड यूनिफॉर्म पेडागोजी इज एडेप्टेड फॉर ऑल लर्नर्स। सारे लर्नर्स के लिए एक ही करिकुलम और यूनिफॉर्म पेडागोजी को लाया जाएगा। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पहले ही मैंने आंसर दे दिया था, ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटीज। सारे बच्चों को कोई भी भेदभाव किए बिना एक ही छत के नीचे पढ़ाना और क्लासरूम एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लेना। नंबर 7 के बाद नंबर 24, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन? क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब होता है? आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होते हैं पूछने का क्या उद्देश्य होता है? प्राथमिक उद्देश्य टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप प्रोसीड्यूरल नॉलेज, कार्य करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान उसको चाहिए, वो रखना है। या फिर टू एसेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, उनका नॉलेज, ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग स्किल को समझना है। टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रमोट करो हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को, समस्या समाधान कौशल को। और टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन, बच्चों को इनकरेज करो, छात्रों को इनकरेज करो, जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करो, मतलब प्रोत्साहित करो। अब क्या पॉइंट आएगा, मेन पर्पस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का, ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट बताया जा रहा है, ये आपका प्रमोट करेगा हायर थिंकिंग लेवल को। क्रिटिकल जब भी समझो ना, वो हायर थिंकिंग से ही जुड़ा होगा, जहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। बोलते हो ना, जब भी प्रॉब्लम समझ मतलब आ जाए तो मैं क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, तो दैट इज वहाँ से समझना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा हुआ है। 25 नंबर पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के हिसाब से कौन सा करेक्ट है अबाउट प्रोसेस ऑफ लर्निंग के लिए? लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन आइसोलेशन। ये एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस है, व्यक्तिवादी है, जो अलग अलग करके रखता है। और लर्निंग ऑकर्स ओनली इन ए क्लासरूम, फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग और क्लासरूम में ही होता है। लर्निंग एक पैसिव प्रोसेस है, तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, पैसिव बिल्कुल नहीं है। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग मेकिंग है, समझने के लिए, अर्थ निर्माण करने के लिए। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पकड़ लेना चाहिए क्या बोला जा रहा है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, आगे चलो। सो दैट इज 4th नंबर वाला ही है, ठीक है। सोशियो जहाँ पे मेंशन है वही पॉइंट आएगा। सो ये आपका आंसर इज 4th नंबर, फोर्थ, ठीक है। सोसाइटी से सीखोगे और अपना मीनिंग निर्णय करोगे, मीनिंग मेकिंग करोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से एसेसन एंड रीजन है। तो एसेसन में क्या मेंशन है? वेल सम चिल्ड्रन स्टार्ट बैबलिंग, जब बच्चे बैबलिंग करना शुरू करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे ना बड़बड़ाना शुरू करते हैं, और अटरिंग 2 वर्ड सेंटेंस, दो शब्द वाले सब कुछ बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं 12 मंथ्स में, 1 साल का हो गया। अदर डोंट डू दिस टिल दे आर 20 मंथ्स। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 20 महीने के हो जाते हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं करते। रीजन, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरी।
देखो, डेवलपमेंट माइलस्टोन जितने भी है वो सजेस्टिव है, एक जैसे हो सकते हैं, बट इंडिविजुअल चिल्ड्रन के लिए ये थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या ये सही है? ये सही है, सही बोला गया है, सबके लिए पैटर्न सही है, बट सबके अंदर अलग अलग भाव से ग्रोथ रहता है, डेवलपमेंट चलता है, तो इसलिए आपका पहला वाला सही होगा। नंबर 27 में आ जाते हैं, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? वो तो आप डायरेक्ट जानते हो, ये आपका क्वांटिटेटिव चेंज है, राइट? क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव बिल्कुल नहीं होगा, क्वांटिटेटिव चेंज है। चलो अभी 28 में आते हैं, और 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 28 में आ गए, व्हेन प्रेजेंटेड विथ हेंच डिलेमा, मतलब डिलेमा, अरुणिमा रीजंस द लॉ wasn't set up for these circumstances. Taking the drug in this situation isn't really right, but it's justified. Which stage of moral development is Arunima according to theory of Lawrence Kohlberg? सो हेंच की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा का तर्क हुआ, कानून इस परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। ये कोलबर्ग का कौन से डेवलपमेंट का पार्ट है वो बोलना है, ठीक है? कानून आ रहा है, थोड़ा सा याद रखना। तो सोशल कंसर्न एंड कंसाइज, ठीक है? मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एक्सेप्टेड लॉ, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। ये कौन सा होगा बताए? सो ये आपका पॉइंट है, मैंने अभी बोला राइट्स के अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। जब राइट्स लॉ आ जाए तो जब आप कंपेयर कर सको, सबके लिए सोच सको, ये पॉइंट है, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिकली, ठीक है? नेक्स्ट में आते हैं 29, गिफ्टेड बच्चों के ऊपर है क्वेश्चन हमारा। तो और 2 क्वेश्चन है, देख लेंगे। Which of the following is correct in context of gifted children? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा पॉइंट सही है? गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। गिफ्टेड बच्चों में ये रिस्क नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी का। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, हर एक एरियाज में अच्छा करते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी, पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड। गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट कॉम्पिटिटिवली एडवांस पेस देन द अदर स्टूडेंट्स। तो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में अपने ही रिदम में अच्छे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। गिफ्टेड बच्चे हैप्पी रहते हैं, पॉपुलर भी है, वेल एडजस्टेड भी है, ये माना गया। तो 29 का कौन सा सही है? सबसे ज़्यादा सही बोलो, ये सारा कुछ सही लगेगा आपको, बट सबसे ज़्यादा जो सही है वो 4th नंबर है। वो दूसरों बच्चों से थोड़ा आगे पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, समझते हैं, इसलिए उनको गिफ्टेड बोला गया है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, जीन पियाजे से आए हैं। So as per Jean Piaget, pre-operational stage is characterized by abilities to perform. Pre-operational stage बोला गया है, ठीक है? Classification and seriation, imitation and reversibility, conservation and abstract thinking, symbolic play and animism. You know that symbolic play and animism. Animism word आ गया, आपको hint मिल गया, ठीक है? That is number 4. So यहाँ पे आपके पॉइंट्स यहाँ पे खत्म, ठीक है? सो आई होप अच्छा लगा हो इतना, एंड हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, कुछ कुछ आपको बता दिया जाएगा। सो प्लीज़ आगे पढ़ते चलो, एंड ऑब्वियस है जल्दी से जल्दी सब कुछ कंप्लीट करना है, तो वीडियोस देखते रहो और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना।